क्षेत्र की नगीना कॉलोनी बस्ती का यहाँ पर अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे है। यहाँ पर रेलवे प्रशासन के द्वारा सैकड़ों मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसकी सूचना 18 मई को यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने नोटिस चस्पा करके दे दी गई थी, जिसको खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे और चेतावनी दे दी गई थी। जिसके बाद आज समय सीमा पूरे होने के बाद यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे वो यहाँ पर 4 से 5 JCB आए हैं और एक पॉकलैंड है, जिनके माध्यम से ये पूरे इसकी मदद से यहाँ पर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ मकान थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा इनसे वोट बैंक के रूप में इनका प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन आज ये बिल्कुल घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन इनकी कोई विस्थापन की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में आज भी यहाँ पर रोड पे बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बिल्कुल रहने के मजबूर हैं। और राज्य सरकार ने साथ ही इसके अलावा प्रशासन ने भी किसी प्रकार की इनकी कोई सूद नहीं ली है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं मुन्ना अंसारी, उत्तराखंड, लालगुआ। रेलवे प्रशासन ने आज फिर दूसरे चरण में नगीना कॉलोनी क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पॉकलैंड और JCB से बचे हुए सैकड़ों घरों को तोड़ा। बताते चले कि एक हफ्ते पूर्व रेलवे ने प्रथम चरण में नगीना कॉलोनी बस्ती में सैकड़ों घरों पर JCB चलाकर कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया था, जिससे 3 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया था। वहीं अतिक्रमण की जद में आ रहे बचे हुए करीब 300 घरों पर नोटिस चस्पा करते हुए 1 सप्ताह में खाली करने की चेतावनी दी थी, जिसका समय आज पूरा होने के बाद रेलवे ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पॉकलैंड और JCB से करीब 300 घरों में बनी 2 हेक्टेयर रेलवे भूमि को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए खाली कराया, जिससे रेलवे ने कुल 5 हेक्टेयर भूमि को खाली कराकर अपने कब्जे में ले लिया है। जो हमने 18-19 को हटाया था, तो उसमें कुछ घर बच गए थे। लगभग 300-400 के लगभग झोपड़ियाँ जो थी वो रह गई थी, तो उनको हमने उस दिन 7 डे नोटिस दिया था, जिसके तहत कल 7 दिन पूरे हो गए थे। तो आज हमने जो है फिर प्रशासन के सहयोग से आज जितना बचा है उसको हम तोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमने वंदे भारत ट्रेन चलानी है उसका मेंटेनेंस के लिए पिट लाइन जो हमारी बन रही है, हमारी जो है 400 मीटर बन गई है। अब उसको हमको पूरा 600 मीटर बनाना है, तो 200 मीटर अभी उसका एक्सटेंशन और होना है उसमें, और पिट लाइन भी बननी है और वर्कशॉप भी बननी है। तो इसमें रेलवे का जो है अभी प्रोजेक्ट जो है काफ़ी पेंडिंग है। इस वजह से ये लगभग हमारा 4 से 5 हेक्टेयर के लगभग होगा यहाँ पे, जिस पे अतिक्रमण था। हमने 3 हेक्टेयर के लगभग अतिक्रमण हटा दिया है, लगभग 1.5-2 के लगभग अभी बचा होगा। रेलवे की ज़मीन से पिछले 18 और 19 को भी अतिक्रमण हटाया गया था। लगभग 500 घर के आसपास हटाए गए थे उस समय। कुछ घर उस समय ऐसे छूट गए थे जिनको नोटिस सर्व नहीं थे रेलवे के द्वारा, तो उनको नोटिस 18 तारीख को दिया गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आज वो नोटिस अवधि पूरी हुई है। उसके क्रम में आज रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 200 से 300 झोपड़ियाँ लगभग होंगी। 3 हेक्टेयर का क्षेत्रफल खाली करा के रेलवे को दिया जा चुका है अब तक, और आज की जो खाली कराने की कार्रवाई चल रही है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के आसपास होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। एकाध लोग थे जो सरकारी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है और शांतिपूर्वक चल रहा है। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। नगीना कॉलोनी क्षेत्र के दूसरे चरण के अतिक्रमण हटाने के दौरान अपने आशियाने को टूटता देख एक महिला बेहोश हो गई। कई गरीब लोग रोते बिलखते प्रशासन से गुहार लगाते रहे, जिनका दर्द जानने नगीना कॉलोनी पहुंचे बंगाली एकता मंच के संस्थापक और भारतीय किसान यूनियन के नेता सुब्रत विश्वास ने नगीना कॉलोनी क्षेत्र पहुंचने पर बिना विरोध के ही पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए किसान नेता सुब्रत विश्वास को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसान नेता सुब्रत विश्वास ने चीख कर प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं रोते बिलखते गरीबों की प्रशासन ने किसी की न सुनी। आखिरकार थक हार चुके गरीबों ने अपने घरों से सामान को खाली कर अपने अपने मकानों को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। रेलवे प्रशासन ने 30 साल पुराने घरों को ध्वस्त कर दिया। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर सरकार इस समय समय पर नए नए नियम प्रयोग करती रहती है, मगर सरकार व शिक्षकों की बीच की आपसी तालमेल या यूं कहें राजनीतिक असहमतियों को लेकर हमेशा ही छात्र छात्राओं का ही नुकसान होता नजर आया है। रुद्रप्रयाग जिला शिक्षक संघ द्वारा सरकार की नीतियों के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाना चाहिए, साथ ही विद्यालय कोटीकरण की विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पद प्रसृजन के लिए उचित नीति बननी चाहिए। शिक्षक संघ ने अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार व विभाग में रखी है।
जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेश भट्ट ने कहा है कि सरकार ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को शिक्षकों पर थोपने का कार्य किया है। क्या आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारी उत्तराखंड सरकार और विभाग ने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए जो हम पर थोपे गए हैं उनके लिए एक आदेश जारी किया है कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट होगा उन बच्चों को ग्रीष्मावकाश में तत्संबंधी विषय अध्यापक पढ़ाएंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमको ज़रूरी नहीं है कि हम विद्यार्थी को, जब हमने कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण दिया है तो क्यों नहीं हम कंपार्टमेंट के विद्यार्थियों को, जो एक कक्षा में 1 है 2 है अधिकतम 5 है, हम उन बच्चों को क्या हम गूगल मीट के माध्यम से 40 मिनट की एक घंटे की क्लास लेकर के क्या उन बच्चों का लाभ नहीं दे सकते हैं? हम बोल रहे हैं हमारा कोई भी शिक्षक ग्रीष्मावकाश की अवधि में कार्य नहीं करेगा विद्यालय में आकर के। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम बच्चों का हित चाहते हैं और ऑनलाइन शिक्षण के लिए हम तैयार हैं और उसका पूरा डाटा हार्ड कॉपी के माध्यम से और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हम पूरा प्रेषित करने को तैयार हैं। दूसरा जो आपने विषय उठाया वह है कोटिकरण विसंगति। 2018 में जो कोटिकरण पर विसंगतियाँ पैदा की गई जनपद रुद्रप्रयाग में, जहाँ देखा जा रहा है कि जनपद टिहरी में 2021-22 में लगभग 12 से 16 विद्यालयों को सुगम कैटेगरी से दुर्गम कैटेगरी में कर दिया गया। उससे वहाँ उस विद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति मिली है और पदोन्नत चाहने वाले अध्यापकों ने उसमें पदोन्नति के लिए अपना आवेदन किया है। जबकि हमारे विद्यालयों को, दुर्गम विद्यालयों को सुगम कर दिया गया और उन विद्यालयों में देखा गया कि वहाँ पर ना नियुक्ति हो पा रही है और ना ही पदोन्नति के लिए कोई शिक्षक और शिक्षिका बहन आ पा रही हैं। तीसरा जो आपने विषय उठाया वह है पद सृजन का। हम देख पा रहे हैं सरप्लस जितने भी विषय हुए हैं हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में, वहाँ एक शिक्षक को सरप्लस करके तो अन्यत्र भेजा गया, जबकि पूर्व में एक विषय के लिए दो विषय अध्यापकों को नियुक्त किया गया था, रखा गया था। तो सरप्लस करने के बाद कभी न कभी जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो आप शिक्षकों के पद सृजित कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी विकट समस्या हो जाएगी जब कार्मिक विभाग और वित्त विभाग इस पर अड़चन पैदा करेगा। हम चाहते हैं कि उन पदों को पुनः बहाल किया जाए और जहां राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के लिए आपने कहा है और आप हर मंच पर कहते हैं कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, वहीं हम देख पाते हैं कि हमारे सहायक अध्यापक में प्रवक्ता के पदों पर संस्कृत भाषा में कहीं भी पदों का सृजन बहुत कम है। तो हम चाहेंगे सभी विद्यालयों में माध्यमिक में हमारे संस्कृत विषय के पद सृजन होने चाहिए। इसी के साथ साथ मैं एक विषय और रखना चाहता हूं, जहां हमारा शिक्षक पदोन्नति के लिए तरस रहा है, पदोन्नति की मांग को लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और शासन के मध्य रखना चाहूँगा कि इन विषयों पर आप त्वरित कार्रवाई करिए, नहीं तो शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए और आंदोलन करने के लिए बाधित हो जाएगा। हम यहाँ नहीं चाहते हैं, हम बच्चों का हित चाहते हैं। देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने इस सौगात का स्वागत तो किया, लेकिन भाजपा नेताओं पर तीखे प्रहार भी किए। इसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब देहरादून से वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस रेल की शुरुआत की, तो जगह जगह भाजपा के नेता इस ट्रेन को हरी झंडी क्यों दिखा रहे हैं? डोईवाला में भी इस रेल के पहुंचने पर कार्यक्रम कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, जबकि इस ट्रेन का डोईवाला स्टेशन पर स्टॉप है ही नहीं। ऐसे में डोईवाला के लोग 20 किलोमीटर दूर देहरादून स्टेशन जाकर ही इस ट्रेन का लाभ ले सकते हैं। और डोईवाला रेलवे स्टेशन पर कुछ नेताओं ने अपनी नेतागिरी को चमकाने की कोशिश तो की, पर जनहित के लिए रेल मंत्री से कोई मांग नहीं की। वहीं उन्होंने मांग करी है कि डोईवाला रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन के साथ उन रेलों का स्टॉप भी बनाया जाए जिनकी डोईवाला की जनता को सख्त जरूरत है। देखिए, देहरादून से दिल्ली के बीच में भारत सरकार द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। इसकी कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, मगर हमारा एक सवाल है, डोईवाला की जनता का एक सवाल है जिसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। इस जो डोईवाला स्टेशन है, इसमें आज तक जन शताब्दी एक्सप्रेस, लिंक, काठ गोदाम, इन ट्रेनों के हॉल्ट की मांग की जा रही है, जिसकी ओर अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। दूसरी ओर ओवर ब्रिज की मांग की जा रही है रेलवे स्टेशन पर, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया अभी तक। और तीसरा जो सबसे बड़ी मांग रही है कि जो रिजर्वेशन काउंटर था, उस काउंटर को कई सालों पहले बंद कर दिया गया, जिससे बहुत ही तकलीफ़ झेलनी पड़ती है डोईवाला की जनता को। देहरादून या हरिद्वार जाना पड़ता है अगर कोई रिजर्वेशन कराना हो। तो एक्चुअल में ये सब समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए, जिसकी आवाज़ जनप्रतिनिधियों को, भाजपा के नेताओं को उठानी चाहिए। मगर ट्रेन का जो हॉल्ट है, देहरादून से ये ट्रेन चलेगी और उसके बाद डोईवाला इस ट्रेन ने रुकना नहीं है। वंदे भारत जो एक्सप्रेस जो शुरू की गई है, मगर
कल डोईवाला में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री और भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पहुँचे। तो हम यही पूछना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहेगी कि एक दिन का इवेंट कर कर जनता के पैसे को बर्बाद कर कर आखिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो काम करने वाले हैं उस पर काम कीजिए। एक दिन के इवेंट से कुछ नहीं होने वाला है। जब इस ट्रेन को डोईवाला में रुकना ही नहीं है, अगर आप लोगों को झंडी दिखानी थी आप जाके देहरादून स्टेशन पर झंडी दिखा देते। तो मगर जो मूलभूत समस्या है, जिन समस्याओं के लिए लड़ रही है डोईवाला की जनता, जो डोईवाला के स्टेशन पर जिन ट्रेनों का हॉल्ट होना चाहिए उसके लिए इनको करना चाहिए। और हमारी हमेशा से यही मांग रही है, आगे भी हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो मुख्य ट्रेनें हैं, जो प्रमुख ट्रेनें जिनका हमने नाम लिया है, उनका यहाँ हॉल्ट होना चाहिए, रिजर्वेशन काउंटर खुलना चाहिए और ये जारी समस्याएं इनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। शुक्रवार को वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर विकासनगर के छात्र संघ द्वारा छात्र संघ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड व केदार सिंह रावत पूर्व विधायक यमुनोत्री रहे। छात्र संघ महासचिव राहुल तोमर द्वारा समारोह की शुरुआत करते हुए मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट की। समारोह में छात्राओं ने सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश भर में महाविद्यालय शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं और छात्रों के हितों का भी उत्तराखंड सरकार ख्याल रखती है। उत्तराखंड सरकार पहाड़ी छात्रों के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए महाविद्यालयों का निर्माण कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनके मुख्यमंत्री काल में डाकपत्थर राजकीय महाविद्यालय विकास के लिए बहुत कार्य कराए गए थे, जैसे भवन, हॉस्टल इत्यादि, और भविष्य में भी उत्तराखंड सरकार द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे।